हेलो बच्चों, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स से, जो कि है हमारा रियल नंबर्स। तो इस वीडियो में बात करेंगे, बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, उनको भी हम देखेंगे। यदि आपको रियल नंबर्स याद हैं, अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम इनके बारे में डिस्कस कर ही लेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो आपके में एक कंसेप्ट दिया है उसको देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस उसके हम करने भी वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिखना स्टार्ट कर दीजिए, चैप्टर का नाम डाल लीजिए रियल नंबर्स। बच्चों आपको क्लास 9th याद है? क्लास 9th में आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ नंबर्स देखे थे। जो नंबर्स थे कुछ ऐसे कि √2 था, √3 था, √5 था, ऐसे कुछ नंबर्स हमने क्लास 9th में पढ़े थे। इन नंबर्स को हमने नाम दिया था इरेशनल नंबर्स। याद है आपको? इन नंबर्स को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना भी सीख लिया था। तो जो रियल नंबर्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? तो रियल नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। एक पार्ट होगा हमारा जिनको हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स। सेकंड हमारा होगा जिनको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। अब बात ही आती है कि रैशनल नंबर हमने क्लास 8th में 9th में भी पढ़े थे और इरेशनल भी पढ़े थे। अब ये होते क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। बच्चों जो P एंड Q है वो हमारा क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, और Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ये जो सेंटेंस है जो मैंने लिखा है, इसका क्या मतलब है ये समझेंगे सबसे पहले। यानी कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा हो, P और Q क्या होने चाहिए? ओनली इंटीजर्स होने चाहिए, और Q क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मान लो मैं एक नंबर लिखता हूं 5। एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक नंबर लिखा बच्चे 5। अब 5 को मुझे P/Q की फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? मान लो 5 के नीचे मैं लिखता हूं 1। भाई किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 1 वहां पे मौजूद होता है, तो 5/1। तो बच्चे यहां पे P क्या हो गया? 5, और Q क्या हो गया? 1। तो मैंने इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। एक और एग्जांपल लीजिए, मैं आपको बोलता हूं 7/8। तो यहां पे 7 क्या है? P है, 8 क्या है? Q है। दोनों इंटीजर्स हैं इंटीजर्स। क्या Q 0 के बराबर है? नहीं है। तो Q को तो 0 के बराबर होना ही नहीं था, तो Q यहां पे 0 नहीं है। यहां पे कितना है? 8। मान लो मैं आपसे कहता हूं कोई भी नंबर, मान लीजिए 9, सिर्फ 9 है, तो बच्चे हर नंबर के नीचे क्या होता है? 1 होता है। तो मैंने यहां पे 1 मान लिया, और जैसे ही मैंने यहां पे 1 माना, तो ये हो गया मेरा P, और ये हो गया बच्चे मेरा Q। क्या ये बातें आपको समझ में आई? यानी हर वो नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? रैशनल नंबर्स बोलते हैं। अब बात करते हैं, भाई रियल नंबर ही तो चैप्टर का नेम है, तो रियल नंबर में आ गया फर्स्ट पार्ट हमारा रैशनल नंबर। अब बात आती है इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। यानी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलके क्या बनता है? हमारा रियल नंबर्स बन जाता है। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यानी कि द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। यानी ऐसे नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो यानी डेफिनेशन तो वही है, इन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मैं पूरी लिख देता हूं, द नंबर्स विच
कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are इंटीजर्स। अब देखिए बच्चों, जब हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए इसमें भी क्या आएगा? Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कि Q हमारा 0 क्यों नहीं होना चाहिए। एग्जांपल देखिए। एग्जांपल मान लीजिए √2। ये हमने 9th में भी पढ़ा था कि √2 का रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन, √3, √5। अब बच्चे कहेंगे कि भैया आपने √1 तो लिखा ही नहीं, √4 को भी आप नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं उसको भी देखेंगे अभी। अब देखिए मैंने यहां पे √1 नहीं लिखा क्योंकि √1 जो है उसका वैल्यू बच्चे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और √1 का जो वैल्यू 1 है इसका मतलब ये तो एक रैशनल नंबर हो गया। तो √1 एक इरेशनल नंबर नहीं होता है। बात करते हैं √3 की या √2 की। तो √2 एक इरेशनल नंबर होगा। √2 कैसा होगा? एक इरेशनल नंबर। इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ऐसे ही √3 होगा। तो बच्चे अब हम बात करते हैं √4 की। जो हमारा √4 है वो एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? बच्चों आपको क्या ये पता है कि रूट का मतलब क्या होता है? यदि नहीं पता है तो पता कर लीजिए कि जो भी रूट होता है उसका पावर होता है 1। यानी कि मैं आपसे कहूं कि √2 है तो आप इसको लिख सकते हो बच्चों 2 की पावर हाफ। क्या लिख सकते हो? 2 की पावर हाफ। √3 है, इसका मतलब क्या है? 3 की पावर हाफ। यानी जो भी रूट होता है उसका मतलब होता है उसकी पावर आधी, हाफ। अब मैं यहां पे √4 की बात करूं तो देखिए यदि मैं इसके फैक्टर करता हूं 2 2 2 1 तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 2 2 × 2 लिख सकता हूं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी बच्चे? 2 आ जाएगी। यानी √4 की वैल्यू कितनी आती है? 2। और 2 तो आएगा हमारा रैशनल में, इरेशनल में नहीं आएगा क्योंकि 2/1 रैशनल हो जाएगा। तो √4 यहां पे मैंने इसीलिए नहीं लिखा है। तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो हम देखने वाले हैं। अब आपसे मान लीजिए कोई पूछे कि बच्चों जो पाई होता है हमारा, पाई वो एक रेशनल नंबर होगा या रैशनल नंबर होगा? तो बच्चों ध्यान रखेंगे, अगर आपको दिया जाए पाई, ये पाई, जो पाई होता है हमारा, पाई एक इरेशनल नंबर में आता है। अब बात आती है क्यों एक पाई इरेशनल नंबर में आता है? क्योंकि बच्चों जो पाई है इसका वैल्यू आपको पता है, आपका वैल्यू निकलता है इसका 3.14 डैश 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 डैश। इसका वैल्यू हमें लाखों डिजिट तक निकाल चुके हैं लेकिन हमें करेक्ट वैल्यू पता नहीं है। यानी ये क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की 3.14। हम पाई को क्या मानते हैं? एक इरेशनल नंबर मानते हैं। अब बात आती है यदि आपसे पूछा जाए कि 3.14 जो है वो एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो यदि आपसे पूछा जाए सिर्फ 3.14 तब आप कहेंगे कि 3.14 तो एक रैशनल नंबर है। क्यों? देखिए 3.14 के नीचे यदि मैं 1 लिख दूं तो ये P हो जाएगा और ये Q हो जाएगा, और Q यहां पे नॉट इक्वल टू 0 है। यस, आप क्या करते हो? पाई का वैल्यू एक और लगाते हो जो कि होता है 22/7। कितना होता है? 22/7। आपसे पूछा जाए कि 22/7 जो है वो एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तब भी आप बोलेंगे कि 22/7 एक रैशनल नंबर है। यदि आपसे पाई पूछा जाए कि पाई क्या है, दिस वैल्यू पाई, तब आप कहेंगे कि पाई एक रैशनल नंबर होता है। तो आई होप आपको जो रियल नंबर्स है ये समझ में आ गए होंगे। रैशनल किन्हें कहते हैं और इरेशनल किन्हें कहते हैं, ये सारी चीजें भी आपके समझ में आ गई होंगी। अब बच्चों चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ये इंट्रोडक्शन में हमने समझ लिया एक नंबर्स और होते हैं जिनको बच्चे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या बोलते हैं?
कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके सिलेबस का पार्ट 10th में नहीं है, ये चैप्टर आएगा आपका क्लास 11th में। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनमें रूट के अंदर माइनस आ जाए, जैसे मान लीजिए रूट में -2 आ जाए, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। रूट में -3 आ जाए, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। तो आपको सिर्फ यहां पे इतना ही समझना है कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स और होते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उनमें रूट में माइनस आता है अंदर, उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। आएगा पूरा चैप्टर नंबर 5th क्लास 11th में आएगा, तो वहां पे पढ़ेंगे उसको। अभी आपको रियल नंबर समझ में आ गए होंगे, जो जो आपको लिखना है वो राइट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो चैप्टर में दिया है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है ये देखेंगे, फिर अभी क्वेश्चंस देखते हैं। तो आई होप आपने लिख लिया होगा। अब देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा या थ्योरम, कुछ भी बोल लीजिए। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा देखेंगे। तो बच्चों, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो क्या कहता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने अपना एक प्रोसीजर दिया एचसीएफ को फाइंड करने के लिए। बच्चों, आपने बहुत जब छोटे थे आप, तब आपने एक चीज देखी थी। जैसे मान लीजिए मैं डिवाइड करता हूं, 2 का डिवाइड 7 में करता हूं, तो आप टेबल पढ़ते थे 2 की। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, सब्ट्रैक्ट किया हमने, यहां पे 1 आ गया। इसी तरीके से आपने डिवीजन किया है अब तक, ठीक है। ये है बच्चे, इसको क्या बोलते थे हम? इसको बोलते थे डिविडेंड। इसको क्या बोलते थे? क्वोशिएंट। इसको डिवाइजर और इसको रिमाइंडर। ये सारी बातें आपको प्रीवियसली आती हैं। अब देखिए, यहां से मैं एक आपको फॉर्मूला, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो देखिए, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जरा इसको लिख देते हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जरा इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं क्या ये बात सही है। डिविडेंड बच्चे यहां पे मेरा कितना है? 7 है, इज इक्वल्स टू डिवाइजर कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1। पहले 7 इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 प्लस 1, यानी 7 इज इक्वल्स टू 7। यानी बात तो सही है ये। क्या ये हर डिवीजन के लिए एप्लीकेबल होगा? हाँ, हर डिवीजन के लिए ये एप्लीकेबल होता है। यही वाली बात यूक्लिड ने हमें बता दी। उसने बोला कि मैं एक प्रोसीजर दे रहा हूं, उस स्टेप्स को आप फॉलो करना, आप एचसीएफ फाइंड कर पाएंगे। तो यूक्लिड ने एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट क्या है उसको देखेंगे। यूक्लिड ने कहा, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, there exist a unique integers satisfying A is equals to BQ plus R। यानी कि यूक्लिड ने क्या कहा, देखिए जरा एक बार। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, यदि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देयर एग्जिस्ट आ यूनिक इंटीजर्स, कुछ ऐसे यूनिक इंटीजर्स होंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। ये कंडीशन कौन सी है? क्या ये यही कंडीशन तो है? क्या है ये? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, a इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। अब देखिए, इसमें एक सिचुएशन और है। ये क्या है?
जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। सही बात है ये भाई, रिमाइंडर जो है वो या तो 0 के बराबर हो सकता है, 0 आ जाता है, या 0 से बड़ा होगा। सही बात है, माइनस का नहीं आएगा, इसका मतलब ये है b। ठीक है, यानी b इज ग्रेटर देन r। अब ये भाई ये क्या बात है, इसको समझते हैं। देखिए, यदि मैं इसको डिवीजन के रूप में लिखूं इस फॉर्म को, तो कैसे लिखूंगा? a में हमने डिवाइड लगाया b का डिवाइड a में लगाया, यहां आया q और यहां आ गया हमारा सब्ट्रैक्ट करके रिमाइंडर। तो a इज टू बी क्यू प्लस आर, a इज टू बी क्यू प्लस आर। अब बच्चों ये वाली बात क्या कहना चाह रही है, इस वाली बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, और जो b होगा वो रिमाइंडर से बड़ा होगा। अब मान लो, देखिए मैंने 2 का डिवाइड लगाया 7 में। आपको एक बात बताई गई थी प्रीवियसली, आप छोटे बच्चे थे, कि बच्चे जब 2 का जब इसमें डिवाइड लगाए तो कोई बच्चा क्या करता था, 2 1 जा 2 कर दिया और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहां पे कितना आया बच्चे, 5 आया। तो बोले ऐसा नहीं करना है, आपको जब तक डिवाइड लगाना है जब तक आपका या तो डिवाइड उससे एक स्टेप पहले ले जाए या लगभग बराबर पहुंच जाए। तो यानी मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चे, यहां पे देखो, ये क्या है हमारा रिमाइंडर है, ये क्या है मेरा डिवाइजर है, और डिवाइजर को मैंने लिख किससे रखा है, रिमाइंडर को r से लिख रखा है और डिवाइजर को बच्चे b से लिख रखा है। इस कंडीशन में क्या हुआ, रिमाइंडर बड़ा हो गया किससे, डिवाइजर से। बोले ऐसा नहीं करना है आपको क्या करना है, डिवीजन कंप्लीट करने की कोशिश करनी है या एक स्टेप पहले रुकना है। तो क्या ये वाली बात आपको समझ में आई? इस बात में बच्चों को समझने में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है बच्चे कि जो डिवीजन है वो आपको कंप्लीट करना है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं, मुझे डिवाइड लगाना है 7 का और 49 में। कितनी बार जाएगा बच्चे, 7 बार जाएगा। ये 49 आ गया, ये मेरा बच गया 0। मैंने यहां तो कंप्लीट डिवाइड कर दिया, यहां पे रिमाइंडर क्या है, 0 के इक्वल है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई आपको। और जो b है वो बड़ा होगा रिमाइंडर से। देखिए यहां पे b क्या है, बड़ा है किससे, रिमाइंडर से। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आया होगा। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स सेटिस्फाइंग द कंडीशन a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की कंडीशन को फॉलो करेगी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बच्चे आपने प्रीवियसली एक चीज निकाली थी जिसको आप एचसीएफ बोलते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले हमने जिस मेथड से सीखा था जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, उस मेथड से करेंगे। फिर हम उसी क्वेश्चन को यूक्लिड डिवीजन लेमा से करके देखेंगे। तो मैं मिटा देता हूं इसको, जो आपको लिखना था वो आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। तो अब हम देखते हैं, मैंने लिया 124 एंड 24 और मैंने कहा कि बच्चों इसका क्या निकालिए, इसका निकालिए एचसीएफ। तो आपको पता है कि 124 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे सबसे पहले। तो 124 के प्राइम फैक्टर्स कर दीजिए। 2 का डिवाइड लगाया 6 टाइम 2 का डिवाइड लगाया 31, और 31 प्राइम नंबर है तो 31 से ही जाएगा। तो ये आ गया बच्चे मेरा। अब 24 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो 24 के प्राइम फैक्टर करें हमने 2 12 2 6 2 3 3 1। ये प्राइम फैक्टर करने आपको आते हैं। अब देखिए मैं इनके प्राइम फैक्टर लिख देता हूं। 124 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 31। 24 को मैं लिख सकता हूं बच्चे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जब मैं एचसीएफ निकालता था तो मैं क्या चीज देखता था, दोनों में जो कॉमन आता था। तो बच्चे यहाँ पे ये 2 कॉमन है और ये एक 2 कॉमन है। इसका मतलब
और कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 इंटू 2 इज टू 4। यानी बच्चे इसका एचसीएफ मेरा 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। अब इसी वाली बात को यानी इसी एचसीएफ को मैं करके देखूंगा यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो आप पहले इसको लिख लीजिए, लिखना चाहो तो। अब इसी संख्याओं को मैं एचसीएफ निकालता हूं और मैं प्रोसीजर आपको बता देता हूं यूक्लिड डिवीजन लेमा को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे आप लिखते हैं कि 124 इज ग्रेटर देन 24। भाई 124 जो है वो 24 से बड़ा है। अब क्या करेंगे हम? 24 का बच्चे डिवाइड लगाते हैं 124 में। 24 का किस में डिवाइड लगाएंगे? 124 में। ठीक है। और कब तक डिवाइड लगाते हैं? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। अब लगा के देखते हैं। तो 24 मल्टीप्लाई बाई 5, 120 आ गया। कितना आ गया? 120। सब्ट्रैक्ट किया मैंने, यहां पे आ गया मेरा 4। अब बच्चे हम लिखेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक है। स्टेप फर्स्ट क्या है कि 124 इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4। मैंने पढ़ा था अभी कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मैंने यही काम यहां पे कर दिया। क्या बच्चे रिमाइंडर 0 आ गया? हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मुझे यही प्रोसेस फिर अपनाना है। अब देखिए क्या करेंगे। 4 मेरा रहेगा यहीं पे। ठीक है, 4 मेरा यहीं रहेगा और जो ये 24 है वो यहां आ जाएगा। 4 का डिवाइड लगे 24 में, कितना आया? 6 टाइम गया और 24 का 24 में से 24 गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब बच्चे मैं क्या लिखूंगा? 24, ये देखिए आप बस इसको देखिए। 24 जो है वो डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है। 24 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 2। 24 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 2, ये आ गया। तो बच्चे मेरा यहां पे रिमाइंडर आ गया 0। प्रोसेस हो जाएगी स्टॉप, प्रोसेस एंड हो गई। प्रोसेस स्टॉप्स हियर। यहां पे देखिए, यहां पे मेरा डिवाइजर कितना आया है? 4 आया है। जो बच्चे डिवाइजर लास्ट में बचेगा वो इसका क्या होगा? एचसीएफ। हियर डिवाइजर इक्वल्स टू 4। इसका मतलब जो इसका एचसीएफ है वो कितना है? 4। हेंस एचसीएफ ऑफ 124 एंड 24 इक्वल्स टू 4। तो बच्चे यहां पे यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने एक क्वेश्चन करके देखा, इसको हमने प्राइम फैक्टर से भी करके देखा और हमारी समझ में ये आ गया। आपको स्टेप्स लगातार लिखने हैं और सबसे सिंपल मेथड इसका क्या है? इस तरीके से आप भाग लगाते चलिए और स्टेप्स को जल्दी से लिखते चलिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से भाग लगा सकते हैं और स्टेप जो लिखने हैं आप लिखते चलिए। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप। जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक आपको स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, उन तीनों को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। तो सबसे पहले करेंगे इसी को। सबसे पहले बच्चों हमें क्या पता है? 225 इज ग्रेटर देन 135। जो 225 है वो 135 से बड़ा है। तो 135 का डिवाइड हमें 225 में लगाना है। तो 135 का डिवाइड लगाएंगे 225 में। 135 गया ये एक बार, 135 ये गया 0, ये आ गया बच्चे 90। तो सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप लिखिए। फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा? 225 इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 90। ये हो गया हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप। अब क्या करेंगे? 90 हमारा एज इट इज रहेगा, 135 यहां पे आ जाएगा, ये आ गया यहां पे 135। रिमाइंडर अभी मेरा 0 नहीं आया है, इसका मतलब मुझे प्रोसेस को आगे करना है। रिमाइंडर
इज नॉट इक्वल्स टू 0। प्रोसेस आगे करेंगे। 90 का डिवाइड मुझे 135 में लगाना है। 90 बन जा 90, यहां बचा मेरा 5, ये बच गया मेरा 4। सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे, 135 इज इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 45। तो लिख देते हैं 135 इज इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 45। क्या बच्चे अभी रिमाइंडर मेरा 0 आ गया? अभी भी रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया है। इसका मतलब रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। प्रोसेस फिर आगे करेंगे। 45 मेरा यहीं रहेगा, 90 मेरा यहां आ जाएगा। 45 बन जा 45, 45 टू जा 90, कितनी बार गया? 2 बार गया 90, ये आ गया यहां पे मेरा 0। तो 90 को मैं कैसे लिखूंगा बच्चे? 90 इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। रिमाइंडर आ चुका है मेरा 0 और यहां पे आ चुका है मेरा 45, यानी लास्ट स्टेप में बच्चे मेरा डिवाइजर कितना है? 45। तो इसका जो एचसीएफ है हियर, डिवाइजर इज इक्वल्स टू 45, हेंस इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ इज इक्वल्स टू 45। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। इसको राइट डाउन कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। मैंने काफी शॉर्ट में कराया, आप इसको आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, हेंस वी डिवाइड फर्दर। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। तो सेकंड पार्ट है हमारा जो कि है 196 एंड 38220। ठीक है, तो हियर मुझे ये पता है कि 38220 इज ग्रेटर देन 196। अब क्या करेंगे बच्चों? 196 का इसमें डिवाइड करेंगे, तो कर देते हैं। 196 का डिवाइड 38220 में करेंगे, तो देखिए कितनी बार जाएगा। तो आई होप ये 1 टाइम जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 196। सब्ट्रैक्ट करिए, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे बचा 7, यहाँ पे बच गया तुम्हारा 8 और यहाँ बच गया 1। ठीक है, यहाँ कितना बच गया? 186 आ गया बच्चे यहाँ पे। अब फर्स्ट स्टेप आप अब भी नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि मेरा भी डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी क्या बचा? अब देखिए ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 2। अब बच्चे यहाँ 196 आ गया। अब मुझे 196 का यहाँ पे क्या डिजिट लूं कि ये कट जाए? तो देखो 196 मल्टीप्लाई बाई 9, ये आ गया 1764। कितना आ गया? 1764। मैंने 9 से किया, ये 9 आ गया यहाँ पे। सब्ट्रैक्ट करिए इसको, ये आ जाएगा यहाँ पे मेरा 12, 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 15, 9, ये आ गया मेरा 0। ठीक है, 98 आ गया यहाँ पे। कितना आ गया? 98। अब क्या करेंगे बच्चों? सेकंड स्टेप अभी नहीं लिखेंगे। अब 98 आ गया, अब मुझे क्या करना है? ये 0 बच गई, ये 0 यहां आ जाएगी। अब 196 का मल्टीप्लाई मुझे करना है जिससे मेरा 980 आ जाए। अब देखिए क्या संख्या लें हम, तो देखते हैं। 196 मल्टीप्लाई बाई 5, 6 पंजा 30 की 0, 6, ये आ गया 980। कितने बार में आया बच्चे? 5 टाइम में आया, 5 टाइम में ये आ गया 980। और रिमाइंडर भी बच्चे मेरा कितना आ गया? 770 आ गया। यानी मेरा जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है यहीं पे। लेकिन ये क्वेश्चन तो एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया। यानी कि मैं क्या कर सकता हूं? 38220 इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 196 मल्टीप्लाई बाई 195 प्लस 0। यहाँ पे डिवाइजर कितना है? 196 है। और मेरा यहीं पे प्रोसेस क्या हो जाता है? एंड हो जाता है और एचसीएफ आ जाता है मेरा 196। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, प्रोसेस एंड्स
डिवाइजर हियर इक्वल्स टू 196। SCF भी कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 196। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको डिवाइड करके देखना है क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो एक ही स्टेप में यहाँ ये कंप्लीट हो जाता है। इसका बच्चे जो हमारा थर्ड पार्ट है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड हमारा पार्ट गिवन है जो कि है 8, 6, 7 एंड 225 यानी 255 है, सॉरी 225 नहीं है, 255 है। तो सबसे पहले लिखेंगे 867 बड़ा है किससे, 255 से। तो 255 का डिवाइड इसमें लगा दीजिए, 255 का डिवाइड लगाएंगे हम 867 में। ये 3 टाइम जाता हुआ लग रहा है हमें, तो 3 टाइम लगा देते हैं। 765 कितना आ गया, 765 और 3 टाइम गया। सब्ट्रैक्ट करिए, ये आ जाएगा यहाँ पे 201, 102 यहाँ पे आ गया बच्चों। फर्स्ट स्टेप लिखिए क्योंकि अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। हम लिखेंगे 867 इक्वल्स टू 255 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 102। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। प्रोसेस आगे करिए, 102 में डिवाइड लगाएंगे हम 255 में 102 का डिवाइड लगाएंगे, तो ये 2 टाइम जाता हुआ नजर आ रहा है। ये आ जाएगा आपका 204, 1 बचा 5, 51 बच गया। सेकंड स्टेप लिखिए, ये आ जाएगा हमारा 255 इक्वल्स टू 102 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रिमाइंडर का 51। अब क्या करना है, अभी भी रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया है, तो लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। प्रोसेस आगे करिए, 51 मेरा यही रहेगा, यहाँ आ जाएगा 102, 51 1 जा 51, 51 2 जा 102। तो ये आ गया बच्चे मेरा यहाँ पे रिमाइंडर 0। तो मैं लिखूंगा 102 इज इक्वल्स टू 51 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। मेरी प्रोसेस एंड हो गई, रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पे मेरा डिवाइजर कितना है, 51 है। जब यहाँ डिवाइजर मेरा 51 है तो इसका जो SCF है वो भी कितना आ जाएगा बच्चे मेरा 51। तो SCF इक्वल्स टू 51। तो आई होप आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आ गया होगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के कुछ क्वेश्चंस थे वो भी हमने यहाँ पे कर लिए। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ये बच्चों हमारा फर्स्ट वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियोस आएंगे, नेक्स्ट वीडियोस में हम इस चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे और लगभग 3 से 4 वीडियोस में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम रैशनल इरेशनल वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको भी करने वाले हैं कि प्रूव करिए कि √2 रैशनल है, इरेशनल है, जो भी है उन सब क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियोस में।